नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच किया। बता दें कि नोएडा के रास्ते दिल्ली में एंट्री की कोशिश में लगे किसानों की वजह से पूरा नोएडा जाम हो गया। साथ ही हजारों की संख्या में किसान महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचने और दिल्ली की तरफ निकलने, हालांकि शाम होते होते किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान रोक दिया और सरकार से बातचीत करने की बात पर अड़े रहे। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के प्लान पर किसानों ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, लेकिन अब किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन आज मसला में सवाल ये कि दिल्ली की ओर क्यों कूच करना चाहते हैं किसान। सवाल यह भी कि मांगों पर किसान और सरकार के बीच तनातनी आखिर क्यों है। आज इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल होगा और पैनल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसानों की मांगों पर रिएक्शन सरकार की तरफ से आ रहा है और आखिरकार दिल्ली की ओर क्यों कूच करना चाहते हैं किसान। क्या किसान और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। सवाल यह भी कि किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि बार बार लगातार किसान सड़कों पर उतरते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। आखिर किसान बार बार सड़कों पर उतरते ही क्यों हैं। सरकार किसानों की कब मांगों को पूरा करेगी, आखिर कब किसानों के आंदोलन पर रोक लगेगी। ये बहुत सारे सवाल यहां पर हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे, इनके जो दिल्ली कूच के जो मायने हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। किसानों के नाम पर देश में आखिर राजनीति कौन कर रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात करते हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी देंगे। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। तो किसानों को सरकार रोक क्यों रही है? दिल्ली आने के लिए कह रहे हैं, दिल्ली बैठना चाहते हैं। रोकने का कोई खास वजह है? वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, सबकी बात सुननी चाहिए, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। किसानों को लेकर जो है जिस तरीके से लगातार क्या राजनीति हो रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मसला में आज जो है पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ पर जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश सिहाग जो है प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। विकास सीसर किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। और वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहले जो है विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बार फिर दिल्ली कूच जिस तरीके से किसानों का आज हमने देखने को मिला, जहां पर तीन जो बैरिकेड की जो लेयर थी उसको भी भेद कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि अभी दिल्ली कूच के मामले पर जो है शाम होते होते किसानों ने ब्रेक लगा दिया। आंशिक तौर पर दलित प्रेरणा स्थल पर जो है धरना जारी रहेगा, लेकिन प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा। 7 दिन के भीतर क्या स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से किसानों को मनाया जाएगा, किस तरीके से डेलीगेशन बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे विकास? विकास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। जी जी, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है, आप बोल सकते हैं कि आखिरकार जो है सवाल यही है कि दिल्ली कूच का इरादा जिस तरीके से किसानों ने बनाया, आखिर किस तरीके से जो है अब आंशिक तौर पर दलित प्रेरणा स्थल पर जो है आपका धरना जारी रहेगा? क्या जो हर बार बार लगातार आखिर किसान दिल्ली कूच क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या मायने समझे जाए विकास जी? दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि ये समझने की आवश्यकता है कि किसान मांग क्या रहा है। किसान की मांग केवल सिर्फ इतनी है, उसने जो भूमि जो नोएडा प्राधिकरण को दी है उसका केवल 10% भूभाग जो डेवलप करके वापस उनके बच्चों के रोजगार का प्रबंध किया जाए, और जो गोरखपुर के अंदर जो मुआवजा मिला है उसी आधार के ऊपर जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और ये कोई नाजायज मांग नहीं है, सरकार को प्राथमिकता से इस मांग को पूरा करना चाहिए था, और किसान कोई शौक से इस प्रकार दिल्ली जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जब लगातार कई दिनों तक धरने प्रदर्शन हो जाते हैं, ज्ञापन वगैरह दे देते हैं, सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनती, तो दिल्ली देश की राजधानी है, वहां आवाज बताने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, अपनी पीड़ा बताने के लिए दिल्ली जाना कोई पाप नहीं है। और गजब की बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग रोजाना दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब भी किसान मजदूर अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए जब दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं तो उनसे परमिशन की बात की जाती है। ये लोकतंत्र में ये दो तरह के कानून केवल किसान और मजदूर के मामले में ही देखे जा रहे हैं, और बीजेपी सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उनकी किसानों की बात को मानना चाहिए। आज भी बातचीत हुई है, वो विफल रही है, कल दोबारा से फिर किसान प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर राजधानी जो है किसानों की है, और जितना हक जो है बीजेपी सरकार का है, ये इनके एमपीओ का है या नेताओं का, उतना ही कि किसानों का भी है दिल्ली जाने का, और निश्चित तौर पर आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है किसान जी, विकास जी। तो हमारे साथ जो है रामराजी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी से प्रवक्ता हैं आप जो है, और आपने स्थिति देखी कि एक बार फिर से जो है किसान जो है दिल्ली की तरफ जो है कूच करते हुए नजर आए। वजह मांगे साफ हैं, और आखिरकार कहां जो है कमी दिखाई दे रही है आपको? किस तरीके से आखिरकार जो है किसान बार बार अपने आप को दिल्ली कूच करने के लिए उतारू करते हैं? क्यों आखिरकार जो है किसानों को कहीं ना कहीं उनकी पहलुओं को सुलझाया नहीं जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई साहब ने जो बात कही, हरियाणा के किसानों का अलग मैटर है, ये नोएडा वाले किसानों का अलग मैटर है जी। ये हमारे भाई साहब ने जो बात कही है इनका, और फिर अधिकारियों ने इनकी बात को सुना है और उन्होंने समय मांगा है, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने उनको समय देना चाहिए। और हमारे वालों की जहां तक बात है, आपको पता है सबसे ज्यादा फसल का भाव हरियाणा दे रहा है। एमएसपी पे 24 फसलें खरीदी जा रही हैं, और हमारे जो ये बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, तो इन्होंने तो पंजाब में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि पंजाब तो हमारे बराबर भाव दे ही नहीं रहा। इन्होंने किसान शासित राज्यों में आंदोलन करना चाहिए, जहां पे कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस शासित राज्यों में इन्होंने आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जहां इनका शासन है कांग्रेस पार्टी का, वहां एमएसपी पे इस सबसे ज्यादा भाव पे हम दे रहे हैं, हरियाणा दे रहे हैं, वहां इस भाव पे किसान की उपज नहीं खरीदी जा रही। और फिर रही बात, 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। अब ये मैं आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी की बात सुन रहा था। जी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी देनी चाहिए और कानूनी गारंटी भी देनी चाहिए। मैं वही बात तो आपको कहना चाहूंगा, 10 साल उनका शासन रहा, हमने तो दे दिया, हमने तो एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? किसने रोका था भाई? उन्होंने, ये बहुत गहरा विषय है। और फिर ये किसान कौन है जो ही हरियाणा में ये आंदोलन कर रहे हैं? ये किसान कौन है, ये भी चिन्हित करने का विषय है।
ये बहुत गहराई पे जाने का विषय है। और एक किसान नेता, सभी किसानों नेताओं ने कहा, एक किसान नेता चटूनी ने बात कही है कि भाई हमने तो माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, वह भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए। ये बहुत ही मैं समझता हूँ गहरी साजिश थी बीजेपी के खिलाफ। और ये किसान कौन है, ये किसान कौन है? तो शर्मा जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है किसानों के कंधे पर राजनीति हो रही है और राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। इनको बरगलाया जा रहा है और किसान की पीड़ा को वही बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? सबसे ज्यादा एमएसपी पे फसलें कौन खरीद रहा है? हरियाणा। और पहले किसान की फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? और पहले किसान के साथ कैसे बर्ताव किया जाता था? किसान को डरा धमका गए, सेक्शन 4(6) का नोटिस समा गए, उसको उसकी जमीन को सस्ते भाव में हड़प लिया जाता था और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दिया जाता था। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे, 1-1, 2-2 रुपए के चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। दूसरा, उस टाइम में किसान की उपज का क्या भाव था, आज क्या भाव है? किसानों के बच्चों को और मजदूर के बच्चों को नौकरी तक नहीं दी जाती थी। नौकरियां किसको दी जाती थी? अपने क्षेत्र वालों को। अपने मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्रों को नौकरी देता था। अरे क्या निवासी हल्कों ने बच्चों ने कसूर क्या किया भाई? ठीक है सर, ठीक है। निवासी हल्कों के किसानों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उनका क्या कसूर है? वो मेरिट में नहीं है क्या? पहले किस आधार पर नौकरियां मिलती थी? पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस बात का आधार पर मैं नौकरियों पर आऊंगा, लेकिन पहले किसानों के मसले को जो है, किसानों की मांगों के मायनों को जो है समझने की कोशिश करते हैं। किसान जिस तरीके से जो है यहाँ कूच करने को तैयार है, बार बार जो है लगातार किसान रोड पर, खेत से रोड पर आने को जो है उतारू होते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। रोजगार पर भी बात हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन जो अपने खेतीबाड़ी को छोड़कर, खेत खलियान को छोड़कर रोड पर दिल्ली की तरफ कूच करने को लगातार किसान मजबूर है, उसको लेकर भी जो है समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि किसान को लेकर जो है राजनीति हो रही है, किसान के कंधों पर रखकर जो है निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि योगेश जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो योगेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपका टेक क्या है, रिएक्शन क्या है कि किस तरीके से जो है, क्या वाकई में जो है किसानों को बार बार कहीं ना कहीं राजनीति का मोहरा बनाया जाता है? योगेश देखिए गौरव जी, आज की इस डिबेट का मुद्दा है किसानी बचाने की जो लड़ाई हमारे अन्नदाता लड़ रहे हैं। पिछले 4 साल पहले उन्होंने वो आंदोलन किया था जिसकी उन्होंने मांग ही नहीं की थी। 3 कृषि के काले कानून को लेकर 2 साल तक सब कुछ घर बार छोड़ के बॉर्डरों पे भूखे प्यासे हमारे अन्नदाता बैठे रहे और जो कानून ना तो उन्होंने कभी मांगे थे, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपे गए थे। लेकिन जो किसान शुरू में इन्हीं के पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सेम आज की जो सिचुएशन है वही हालात थे 4 साल पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो हरियाणा के लोग ही नहीं है, हरियाणा के किसान नहीं है। तो आज देखिए फिर वही करवट ली है, क्योंकि वो करवट इसलिए ली है किसानी ने कि 4 साल पहले वो काले कानून वापस लिए, मोदी जी ने माफी मांगी और ये कहकर कमेटी बनाकर ये आश्वासन दिया कि आपको एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। वो किसान को आज तक नहीं मिली। और जो ये बात किसान विरोधी लोग रामराज जी शर्मा या इनकी पार्टी जो करती है, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर खरीद करते हैं। आप देखिए हालात, आज ये कह रहे हैं कि हमने कितनी 22 फसलों पे एमएसपी दे दिया। मुख्यतः जो हरियाणा में फसलें होती है, मैं जीरी की बात करूंगा, जीरी की मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले 3100 रुपए की खरीद करने का वादा किया था वोट अखियाने के लिए।
चुनाव के बाद 3100 तो दूर, जो 2300 एमएसपी प्राइस था उस पर जीरी नहीं बिकी किसान की। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, कोई मुझे ऐसा जे फार्म दिखा दे जो किसानों की 2300, 150, 200 रुपए का किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ा है, और 3100 तो बहुत दूर दूर की बात है। तो जहां तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये एक गंभीर मुद्दा है। एमएसपी कहने से प्रदेश की सरकार को कोई अख्तियार नहीं है एमएसपी देने का। एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, ये भी मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा। तो ये ठीक है कि जुमलेबाज पार्टी है, इन्होंने वोट के चक्कर में चुनाव से पहले एक झूठा ढकोसला फेंक दिया, तो वो एमएसपी की गारंटी ना तो आगे अभी सरसों आने को है, आप कोई फसल ये बता दे जो ये एमएसपी पे खरीद रहे हो। मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल के बहाने किस तरह किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी फसल नहीं खरीदी जाती, कहीं नमी का बहाना बनाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसकी फसल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज जो देश में, प्रदेश में, मुख्यतः हरियाणा पंजाब में हालात है, दूसरी तरफ ये राजनीति की बात करते हैं। आज तो देखिए ऐसे हालात है कि दूर दूर तक हरियाणा में चुनाव अभी संपन्न होके हटे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्हें, क्योंकि इनकी केंद्र में भी सरकार है, इन्हें प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर, अगर ये इतने ही सच्चे किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री है, मैं समझता हूं उन्हें दबाव बनाकर उसको कानूनी गारंटी का अमली जामा पहनाना चाहिए। जब हर प्रोडक्ट की एमआरपी तय होती है तो किसान के प्रोडक्ट की एमएसपी क्यों नहीं मिल सकती? तो उसको लेकर देखिए, कांग्रेस का पक्ष में पहले भी हम किसानों के साथ थे, हर वक्त से हमने हर तरफ से अपना समर्थन किया है, सहयोग किया है, और आगे भी किसानों की मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि ये सरकार ये बात समझेगी। बिना किसान, देखिए घर से निकलना, अपना काम दाम छोड़ के किस तरह से किसान, मैं समझता हूं उसके फटे कपड़ों, जेब में रुपए, क्योंकि यूं नहीं है कि किसान की फसल इतनी मारी जा रही है पिछले 2-3 सालों से, और ऊपर से उसे फसल के उसकी खरीदी दी जा रही है एमएसपी पे। तो सरकार को समझना चाहिए, कोई खुशी खुशी इतना घर छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। 2-2 साल बॉर्डर पे किसान रहा है, तो इन्हें भी सोचना चाहिए, इसमें इस तरह के मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बात रोजगार पे भी इनको जवाब दे सकता हूँ, जो इनकी सरकार जो रोजगार पे, वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, का मुद्दा है उसी पे बात रखूंगा। ठीक है योगेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई में जो है किसानों को मोहरा बनाया जाता है? और दूसरी तरफ अगर ये बात है कि जिस तरीके से किसान, देखिए ये हरियाणा के किसान नहीं है, ये नोएडा के किसान है, लेकिन संयुक्त मोर्चा के आह्वान में जो है ये आज जो है दिल्ली कूच किया गया, और ऐसे में कुछ अलग हटकर थोड़ी उनकी मांगे यहां पर देखने को मिली हैं, जिस तरीके से विकास जी ने जिक्र किया, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जो है उन्होंने मांग की है कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए, नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं, और किसानों की मांग ये भी है कि अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड को जो है उनके दिया जाए, और किसानों के बच्चों को रोजगार के साथ साथ पुनर्विकास और सुविधाएं मिलें, हाई पावर कमेटी की सिफारिश लागू हो। तो ऐसी तमाम जो मांगे हैं, कहीं न कहीं केंद्र सरकार से उनकी किसानों की मांगे हैं, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। और सरकार को, जैसे कि रामराजी शर्मा जी बता रहे हैं कि हरियाणा में तो एमएसपी भी दी जा रही है, और एमएसपी पर जो है सबसे पहले वहां पर किसानों को खुश करने का जो है काम किया गया। और जिस तरीके से जो है, क्या वाकई में जो है किसान को जब सुविधाएं मिल रही हैं तो वो खेत से उठकर रोड पर और दिल्ली की तरफ जाने को क्यों मजबूर है? वीरेंद्र जी, आप क्या समझ रहे हैं, क्या समीकरण है, किस तरीके की पूरी पटकथा है जो कि बार बार किसानों को इसका सामना करना पड़ता है? वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तीनों मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। देखिए गौरव जी, सबसे पहले ये बात समझने की आवश्यकता है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के किसानों के पिछले आंदोलन में ये कहा था कि जो इनकी मांगे हैं वो एमएसपी की है, वो डीजल की है, वो इनके कर्ज माफी की, जितनी भी जो मांगे हैं
वो मांगे हम सब लोग मानने का काम करेंगे और एमएसपी पे गारंटेड लीगल कानून बनाने का काम करेंगे। तो उसमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के देश को संबोधित करते हुए और इस तरह का अपना वक्तव्य रखा, तो बड़ी शर्म की बात है ये कि अपने ही जुबान पे और अपने ही कमिटमेंट पे अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो किसान इतने महीनों तक इंतजार करने के बाद किसान के पास में क्या रास्ता है कि वो क्या करे। मेरे साथी वरिष्ठ साथी हैं रामराज जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि देखो इन्होंने अपनी ही बातों में इनका कितना विरोधाभास है। ये कहते हैं कि ये सोचने और देखने की बात है कि किसान कौन है। तो सबसे पहले तो ये किसानों को नहीं मानते कि वो किसान है या नहीं है, ये बड़ी एक विडंबना की बात है, बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, अगर वो किसान हैं, इनकी उसमें ये मानते हैं कि अगर वो किसान हैं, जैसे कि इनकी सरकार के नुमाइंदों ने आज चर्चा की है, तो फिर अगर ये रामराज जी टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि किसान कौन है, वो किसान है या नहीं है, राजनीति का वो लोग शिकार हैं, तो फिर वार्ता किसके लिए कर रहे हैं? वो वार्ता जिसके लिए कर रहे हैं, वो वार्ता करने वाले लोग कौन हैं? फिर आप वार्ता के लिए अपना आगे बढ़ने का काम क्यों कर रहे हैं? तो अपनी ही बातों में विरोधाभास है कि किसान कौन है और किसान नहीं है, तो फिर वार्ता किस लिए हो रही है? अगर वो किसान नहीं थे तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आकर के माफी मांगना और 3 काले कानून को वापस लेना, तो वो फिर क्या था? फिर वो अपने प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए कि आप लोग गलत थे, आप लोग झूठ बोल रहे थे, हमने गुमराह किया। तो वो किसान नहीं थे तो फिर माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने एक ही बात, रटी रटाई बात अपनी याद कर रखी है कि 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। तो माननीय, मैं अपने जो वरिष्ठ साथी हैं रामराज जी शर्मा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक व्हाइट पेपर पे बताइए हरियाणा के लोगों को और किसानों को कि कौन सी 24 फसलें आपने अभी जो पिछले समय में एमएसपी पे, गारंटेड एमएसपी पे खरीदी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से 3100 रुपए धान की फसल के लिए कहा था। आ रहा हूं शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका प्रतिक्रिया लूंगा। जी, वो इनकी खरीद ही नहीं हो पाई धान की फसल वाली। अब जो विकास जो कह रहे हैं, जायज मांगे हैं इनकी। अब क्या होता है गौरव जी, जैसे जैसे समय में चीजों में बदलाव होगा, जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे हर चीजों की जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार के अवसर दूसरे फील्ड में कम होंगे, तो निश्चित तौर पे डिमांड इस तरह की बढ़ेंगी। समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। क्या दूसरी नौकरियों में चीजें नहीं बदलती? क्या एजुकेशन में कंपटीशन नहीं बढ़ता? क्या सैलरियां नहीं बढ़ती? क्या दूसरे क्राइटेरिया किसी चीज के आप बिजनेस के करोगे तो उसमें क्या चीजें नहीं बढ़ती? तो किसान अगर 2 चीजें ऐड करके मांगता है, वो नौकरी मांगता है, वो अपनी दोबारा से रिहेबिलिटेशन की वो मांगता है, तो इसमें भी गलत नहीं है। और दूसरा, रामराज जी अपने वो बहुत सारे वक्तव्यों में एक चीज हमेशा कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देशव्यापी हैं, देश में सबसे, विदेशों में इनका डंका बजता है, विश्व के सबसे महान नेता हैं। और तो मैं ये कहता हूं कि जैसा कि प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े देशों के समझौते करवाते हैं, दूसरे देशों के युद्ध तक रुकवा देते हैं, तो ऐसा कौन सा संकट आन खड़ा हुआ कि जितने भी जो आंदोलनकारी हैं, किसान भाई हैं, जो संगठन हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ वो विधिवत रूप से बातचीत करना पसंद नहीं करते? तो ऐसी क्या नौबत आ गई? देश को बताएं कि आप दूसरे देशों में जाकर के इंटरफेयर करते हैं, वहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वहां के युद्ध तक रुकवाने की आपके अंदर कैपेसिटी है। आप अमेरिका में जाके हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, उनके टेलीकास्ट करते हैं। तो आप लोग अभी आपके 10, 20, 50 किलोमीटर में चल करके या अपने नेताओं से बातचीत करवाना क्यों पसंद नहीं करते हैं? तो यह आपकी कार्यकारिणी का एक हिस्सा है, आपकी एक जो काम करने का जो तरीका है उसको झलकाता है कि आप लोग हरियाणा प्रदेश के किसानों से नफरत करते हैं, आप लोग उनको बांटने का काम करते हैं। ये जो बातचीत का ऑफर जो आज आप कर रहे हैं वो 5 दिन 7 दिन पहले कर सकते थे। आप तनाव की स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप बॉर्डर पे बैरिकेड्स लगाते हैं, उसके बाद पुलिस वालों के उससे उनसे बदतमीजी करवाओगे, फिर उनसे संकट की स्थिति पैदा करोगे, फिर दोनों साइड से इधर उधर से हाथापाई स्टार्ट होगी। तो सरकार ऐसा काम क्यों करती है? ये बातचीत आप 5 दिन पहले स्टार्ट कर देते और अच्छा होता कि केंद्र से एक डेलीगेट आता, सभी किसानों संगठन से बातचीत करता। मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि मुद्दे जायज हैं, मुद्दे अपनी तरह से होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना भी हमारा एक दायित्व, फर्ज बनता है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे करके जाएंगे वो भी हमारा दायित्व बनता है।
तो हम अपने होश आवाज में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना एजिटेशन करें, अपना विरोध दर्ज करवाएं, और सरकार का भी दायित्व ड्यूटी बनती है कि वो उसको मैनेज करे, किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा इस तरह की या फिर घटनाएं ना होने पाए। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है वो इन संगठन से बात करे, और सरकार का बहुत बड़ा दायरा होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लूंगा जो है। रामराजी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक से लौटूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरी इत्मीनान से जो है अपने जवाब दे दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा यहाँ लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद मसला में स्वागत है आपका। जिस तरीके से किसान लगातार और हर बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर होते हैं, आखिरकार क्या मजबूरी होती है, कौन उनको जो है बरगलाने का काम करता है, क्यों कि कौन सी जो मांगे हैं आखिर सरकार नहीं मानती, उनको लेकर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिस तरीके से आज नोएडा से दिल्ली कूच करते हुए किसानों का एक बड़ा जत्था जो है बैरिकेडों को तोड़ते हुए जो है आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां पर शाम होते होते किसानों ने उस दिल्ली कूच के प्लान को
कहीं न कहीं ब्रेक लगा दिया और दलित प्रेरणा स्थल में जो है आंशिक तौर पर अभी धरना लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने 7 दिनों का वक्त मांगा है, उसको लेकर जो है चर्चा लगातार चल रही है। और ब्रेक से पहले जो है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास था, रामराजी जी आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, आप जो है रिएक्शन दें और फिर उसके बाद जो है मैं विकास जी आपके पास आऊंगा। और रामराजी जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे उन बातों को कि राजनीति हो रही है, राजनीति आखिर कौन कर रहा है? वीरेंद्र जी ने अभी आपको जवाब दिया और योगेश जी ने भी आपको जवाब दिया, क्या आपका टेक है शर्मा जी? देखो, नोएडा वाले किसानों का मैंने आपको बताया था, उनका अलग मैटर है और नोएडा विकास प्राधिकरण का और किसानों के बीच का मैटर है। और वो जिस तरह से प्रशासन ने टाइम मांगा 7 दिन का और बातचीत से वो समस्या हल हो जाएगी, मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है। और हमारे हरियाणा का मुद्दा अलग है। हरियाणा का मुद्दा मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, ये बोल रहे थे एमएसपी पर कितनी फसल खरीदी, धान की 52.20 लाख मीट्रिक टन और 12,923 करोड़ का भुगतान हुआ। बाजरा 4.80 लाख मीट्रिक टन और 1216 करोड़ का भुगतान हुआ। मूंग का 26.72 मीट्रिक टन और 23.43 करोड़ का भुगतान हुआ। और मैं ये मेरे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे मोदी जी के बारे में, मैं इनको फिर बताना चाहूंगा, मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विदेश में डंका बजाया है और विदेश में हमारी धाक जमाई है। आज किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से 36 बरादरी खुश है। इन सब के आशीर्वाद से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले हमारे लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, तभी तो जनता ने आशीर्वाद दिया। और तीसरी बार हमारी सरकार बनी, केंद्र में बनी, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी कई पीढ़ियां इंतजार करते करते चली गई थी और धारा 370 और 35 से तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और ये आम आदमी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनके बारे में आप बताना चाहूंगा। इनका भी एक मैटर फंसा हुआ है, ये चाहें तो 2 मिनट में हरियाणा के किसानों को राहत कर सकते हैं, बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे यहाँ पे हरियाणा में, इन्होंने हरियाणा की जनता ने हालांकि नकार दिया, ये जीरो साबित हो हरियाणा में, इनका कोई जनाधार नहीं हरियाणा में। इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा वो यहाँ पे नारा दिया, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, केजरीवाल हरियाणा का लाल। मैं उसी टाइम भी मैं कहा करता, हरियाणा का लाल केजरीवाल जब कहलाता जब कोर्ट के डंडे के बावजूद, जब कोर्ट ने उनके ऊपर दबाव डाला, जब तो उसने रिजाइन दिया। जब किसी हरियाणा का आदमी बड़ा इज्जतदार है और कोई भी दाग लग जाता है तो सबसे पहले ये कहता है, भाई मेरे ऊपर दाग लग गया, दाग धुल जाएगा जब मैं अपना पदभार ग्रहण करूंगा। ये कुर्सी के ऊपर चिपका रहा और हरियाणा का लाल कहलाने का जब लायक है ये, पंजाब में इनकी सरकार है, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहें SYL का पानी हमारे को दिलवाएं। अरे हरियाणा के लाल SYL का पानी दिलवा दे भाई, हमने चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिलवा दे और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवा दे। हरियाणा का लाल पंजाब में जाके कहता है एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा हरियाणा को, और हरियाणा का लाल दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे हरियाणा के लाल पानी कहां से देगा हरियाणा? जो देना चाहिए उससे फालतू तो हरियाणा पानी दे रहा है। पंजाब में तेरी सरकार है, तो सरकार तू पार्टी का मुखिया है, वहां पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर दबाव डाल। अरे पानी देना किसने है पंजाब में, लेना किसने है हरियाणा में, और बीच में तो तीसरा कौन आ गया भाई? वहां सरकार तेरी है, या तो हरियाणा का लाल है, तेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि के प्रति आदमी को समर्पित भी रहना चाहिए। अरे अन्न पानी खाया है और जोड़ होया है हरियाणा का, तू हरियाणा के प्रति वफादार भी इतना तो वफादारी निभा दे भाई, हमारा हिस्सा दिलवा दे, SYL का पानी दिलवा दे, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिला दे,
जब तो हरियाणा का लाल कहलाने के लायक है, नहीं तो हरियाणा का लाल कहलाने के लायक ही नहीं है। और फिर बड़ी बड़ी बात कह रहे थे आप, ये प्रवक्ता बताएं, इसलिए जनता ने इनको स्वीकार नहीं करा। ये हरियाणा में जीरो साबित हुए हैं और इनका खाता नहीं खुला और आगे भी खाता नहीं खोलेगा। अब किसानों के बारे में आ जाओ, जो मैंने बताया था, भाई किसानों को कौन बरगला रहा है, ये किसान है कौन? मैं फिर उसी बात पर रिपीट करता हूं आपको। इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे कहा था, जब रोहतक लोकसभा चुनाव था और अरविंद शर्मा जी महम में गए थे तो वहां पे विरोध हुआ था और कहा था भाई किसान विरोध करें, किसान विरोध करें। तब भी हमने कहा था कि ये कांग्रेसी हैं जो किसान के बेस में ये विरोध कर रहे हैं। और वो चीज वो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने मानी भी। उन्होंने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता, मैं स्वीकार करता हूं ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है। आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह स्वीकार भी किया ये कांग्रेसी हैं। और दूसरा, गुरनाम सिंह चटूनी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हुड्डा साहब उसको कैश नहीं करे, हुड्डा साहब कैश नहीं कर पाए। ये तो साफ साफ जाहिर होता है इनको कौन भड़का रहा है, कौन भड़का रहा है? आप ये बताओ, इससे फालतू और सबूत क्या होगा? जब एक किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहता है कि हमने भाई बीजेपी के खिलाफ किसानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने बीजेपी के खिलाफ, ये तो इसका तो बेहतर जवाब जो है विकास जी दे पाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास जो है योगेश जी, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? जी आपके पास भी लौटूंगा आपकी प्रतिक्रिया को भी लेने के लिए, लेकिन इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं शर्मा जी विकास जी ही दे पाएंगे। विकास जी, और दूसरा मैंने ये बात भी कही थी, वह हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, किसान की पीड़ा को वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। आप कांग्रेस के टाइम में ये कह रहे हैं, आज हुड्डा साहब की स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, अरे 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब, आपने क्यों नहीं कानून बनाया? भाई आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपने एमएसपी पे क्यों नहीं तेल खरीदी, क्यों नहीं खरीदी? किसने रोका था? केंद्र में भी आपकी सरकार थी, यहां भी हमारी सरकार है। सबसे ज्यादा किसान की उपज का भाव हरियाणा दे रहा है, हरियाणा। ये पंजाब में क्यों नहीं दे रहे भाई आप? ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? आप तुलना करिए। समझने और दूसरा, सबसे ज्यादा एमएसपी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। और विकास जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? किसान सबसे ज्यादा भाव हरियाणा दे रहा है, हरियाणा। मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए ठीक है सर, आंदोलन ठीक है। विकास जी, राज्यों में करो आप। विकास जी अगर आप सुन रहे हैं, आपके पास वॉइस पहुंच रही है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो है चटूनी जी का बयान उस तौर पर जो है देखने को मिला था कि माहौल हमने बनाया, माहौल बनाया गया, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस नहीं ले पाई, क्या कहीं न कहीं राजनीति के शिकार किसान हो जाते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से किसानों की एमएसपी और तमाम तरीके की किसानों की गारंटी को देकर जो है बातें हो रही हैं, मांगों को लेकर बातें होती हैं, और इस बार जो किसानों ने दिल्ली कूच किया, दोनों में बड़ा अंतर है। हेलो विकास जी, लगता है मेरी आवाज विकास जी तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है विकास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं 2-3 बातों में जवाब देना चाह रहा हूं। एक तो हाँ। जो है आज का जो विषय था, विशेष तौर के ऊपर जो है दिल्ली के अंदर जो कूच हो रहा है, उसमें जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। और जो इसमें मुख्य जो बात है, जो उनकी मांग भी है, जो सर्कल रेट का जो एक बड़ा खेल, जो कि भाई साहब ने जिक्र करा कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी एक बड़ा खेल हो रहा है। मार्केट रेट करोड़ों में है जमीन का, सर्कल रेट लाखों में है। जब नुकसान करोड़ों में हो रहा तो मुआवजा भी तो करोड़ों में होना चाहिए, न कि लाखों में होना चाहिए। और ये सभी की सभी सरकारें, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे भारत सरकार की बात हो, ये जो भूमि के बड़े माफिया हैं उनको एक तरीके से रियायत देने के लिए सर्कल रेट को नहीं बढ़ाते। ये बड़ी लूट किसानों के साथ हो रही है।
दूसरी बात तो बार बार भाई जी कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को जो है किसान के बेटे हैं। ये बात हमने भी कही जब बने, और हमने बयान भी दिया कि चलो अच्छी बात है, पहले हरियाणा में एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, और शायद हमें उम्मीद भी थी कि हमारी पीड़ा को समझेगा। और इस पीड़ा को लेकर के हम हजारों की संख्या में 5 नवंबर को मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर गए कुरुक्षेत्र के अंदर, और हमारी मांग ये थी कि किसानों को जिस प्रकार से पराली के मामले के ऊपर उनके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनसे नाजायज तरीके से जो जुर्माना वसूला जा रहा है उसको ये सारी चीजें वापस ली जाए। और जो किसान का बेटा जो मुख्यमंत्री बना था, उन्होंने कराया क्या, अगले ही दिन वो जो जुर्माना 2500 रुपये था उसका 5 कर दिया, 5000 था उसका 10 कर दिया, जो 15000 रुपये मुआवजा जुर्माना था उसका 30000 रुपये कर दिया। और आज एमएसपी की तो चर्चाएं नहीं करना, मान लिया हरियाणा के विषय में छोड़ दो आप, डीएपी बोने के लिए हरियाणा में नहीं मिल रहा है। आज भी किसान जो है अपनी बिजाई पूरी नहीं कर पा रहा है। सरकार ने रिकॉर्ड निकाल के देख लो कितने % बिजाई अभी बाकी है। दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि 24 फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के की जो कमेटी आपने बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट पे देख लो एक बार। उसने भी चर्चा करी है कि किसान 4.5 लाख से ज्यादा किसान 1995 के बाद आत्महत्या कर चुके हैं, और सरकार को एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो आंदोलनकारी किसानों के ऊपर जो आप जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हो, कोई भी आंदोलन हो सकता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी बात को रखने में कुछ गलती कर गए हो, या उनके भाव को कुछ अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा हो। आंदोलन कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार के अंदर होता हो, कोई भी जन आंदोलन हो, उसका फायदा हमेशा विपक्ष में बैठी पार्टी को ही उठाना होता है, और जितना नुकसान सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है वोटों का। और ये सीधी बात है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी तो उसका फायदा कांग्रेस को होना था, और जब बीजेपी के समय जो आंदोलन हुआ करते ना, कांग्रेस के टाइम पर जो आंदोलन हुआ उनका फायदा बीजेपी ने उठाया। जैसे रामदेव का आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन था, उन्हीं आंदोलनों की बदौलत आप सत्ता में आए थे। ये और बात है कि राजनीतिक विषय एक अलग चीज है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि देश का किसान केवल हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी कह रही है कि देश का किसान जी विकास जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे, उन सारी बातों को पूरा करना चाहिए। और जो दिल्ली के अंदर हमारा जो समझौता हुआ था, किसान आंदोलन संपन्न हो जब सत्याग्रह जब हुआ, उन सारी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। और किसान की जमीन का उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। जमीन अगर किसान की चली गई तो कहां जाओगा, वो कहां बसेगा जाके, उसके बच्चे क्या करेंगे, उसके अगर ठीक हो तो देश की जनता की बात कर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हो, तो चाहे वो कांग्रेसी भी हो, उसके रहने का, उसके प्रबंध, उसके बच्चों के रोजगार का प्रबंध, चाहे जमीन देने वाला, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, कांग्रेस का वोटर भी है, तो आपका पहला दायित्व बनता है कि उसकी पीड़ा को दूर करो, न कि या आपसे अलग जो वोट डालता है क्या नागरिक नहीं देश का, क्या उसको गोली मरवा दोगे आप लोग, क्या उसको दिल्ली नहीं जाने दोगे? ये कौन से तथ्य है आप कैसे तरह का आप पेश कर रहे हो, हमारे तो समझ से बाहर है। ठीक ठीक है विकास जी, जो है समझने की कोशिश करते हैं। आऊंगा शर्मा जी मैं आपके पास। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। योगेश जी, क्या लग रहा है कि आपको जिस तरीके से जो है विकास जी ने बात रखी और जिस तरीके से रामराजी जी कह रहे हैं कि उस दौर पर जो है देखिए किसान की तरफ से किसान का चेहरा, किसान नेता का चेहरा जो है आकर ये कहना कि कांग्रेस को फायदा नहीं उठा पाई, हमने माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस के जो पक्ष में बना कर दिया लेकिन फिर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड की तरफ जो है कहीं ना कहीं रुख करते हैं, मोड़ दे देते हैं ये पूरी तरीके से आंदोलनों को। और किसान जिस तरीके से कहा जाता है कि जैसे लोग कहते हैं कि किसानों पर राजनीति की जा रही है, तो क्या यही परिदृश्य यहाँ पर देखने की कोशिश या दिखाने की कोशिश, लेकिन इस बार का मसला थोड़ा सा अलग। योगेश जी, तरह से विकास जी ने बात बताई। अब देखिए, जब भी
बिल्कुल ये उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। जब भी सत्ता पक्ष के विरोध में कोई भी जन आंदोलन होता है, चाहे जितने बड़े, चाहे जेपी आंदोलन था, चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, तो उसमें देखिए आप जितने आंदोलन होंगे तो वो विपक्ष को ही उसका फायदा मिलेगा। और उनका कहने का भाव ये था कि फिर भी देखिए भाजपा सरकार बना गई। भाई इतना किसान विरोधी होते हुए भी हरियाणा सबको मालूम है कि भाजपा मतलब किसान विरोधी। ये मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। पूरा हरियाणा की जनता आज भी जानती है, आप चाहे किसी गांव में चले जाए। हाँ, इतना जरूर है, इन्होंने किसानी को भी कास्ट में, धर्म में, इस तरह की जो ये राजनीति करते हैं, इन्होंने बांट कर, जैसे मैं कहना चाहूंगा क्या दक्षिण हरियाणा का क्या आदमी किसान नहीं है? वहाँ किसानी हर आदमी खेती करता है दक्षिण हरियाणा में भी, परंतु वहाँ इन्होंने कास्ट फैक्टर पे किस तरह का जो खेल खेला। और इसका मैं एक बात और आपको बताता हूँ, विकास जी भी जानते हैं, सभी भाई जानते हैं, वीरेंद्र शर्मा जी, इस तरह की राजनीति कास्ट बेस की कुलदीप बिश्नोई ने की थी 2012 में, और उससे पहले भी। किस तरह से आज उनके हालात, बीजेपी ने भी उनके और बदतर हो गए हालात। और इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, समय जरूर लग सकता है, आप भाजपा के हालात देखना, जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज भी देखिए, जैसे इन्होंने बताया 5 नवंबर को, अगर मुख्यमंत्री इतने किसानी किए हुए मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने क्यों नहीं किसानों की पीड़ा को समझा? वो ही व्यक्ति किसानों का दर्द समझ सकता है जो वास्तव में किसान हो। किसान होने का ढोंग करने वाले आदमी कभी नहीं समझ सकते। अब उन्होंने देखिए आप किस तरह से, हमने फसलों पे एमएसपी दिया, आप मुझे अभी शर्मा जी बता रहे थे इतने क्विंटल, ये तो आंकड़े हैं, आपने इतने क्विंटल खरीदी, इतना आपने पैसा दिया। आप मुझे ये बता दीजिए, एक जे फार्म दिखा दीजिए कि भाई हमने 3100 रुपए में धान खरीदी और ये देखिए किसान के पैसे आए। मैं खुद अपनी जीरी मैंने 2000 रुपए में बेची है, और कहो तो मैं प्रूफ दे दूंगा शर्मा जी को। आप बात करते हो किसानी की, और ये तो मेरे जैसे लोग जो वकील है, चीजें तो आम किसान की क्या हालत होगी, उसको हमें गहराई से समझना होगा। इसमें राजनीतिक बातें करना, अब बिल्कुल सही बात है, क्या जो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है जिसने वोट किया है, क्या वो हरियाणा का नागरिक नहीं है, देश का नागरिक नहीं है? आप किस तरह की बात करते हो? आप इसके लिए, अब मैं समझता हूं कि इन्हें सोचना होगा। बेशक से आप सत्ता में आगे हो तीसरी बार, सत्ता में आना और ना आना कोई बड़ा विषय नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात होती तो प्रधानमंत्री जी को माफी क्यों मांगनी पड़ी किसानों से? जब उन्हें ये लगने लग गया कि किसान लामबंद हो गया, इतना मोमेंटम बन गया था, और वो मोमेंटम बनते देर नहीं लगती। आज भी अगर इस तरह से किसानों को अगर भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर समझने की कोशिश करी, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल होगी। हरियाणा में बेशक से आप आज सत्ता में हो, परंतु किसान विरोधी रह के आप सत्ता 2 दिन नहीं चला सकते। ठीक है जी। शर्मा जी, कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से जो है, चूंकि लगातार जो है किसानों को जिस तरीके से कह रहे हैं आप जो है कि देखिए इन्होंने को जो है बना बनाया माहौल मिला, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है माहौल तो आपके पक्ष में भी किसानों के आंदोलन दिखाया करते थे, जैसे विकास जी ने कहा। अब राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने तौर तरीके से जो है फायदा किसानों का उठाती आ रही हैं, जैसे विकास जी कह रहे हैं। शर्मा जी, देखो सरकार का मापदंड क्या होता है? जनता। और जनता में कौन है? सबसे ज्यादा हमारे किसान है। हरियाणा में हम कृषि प्रधान राज्य हरियाणा, किसान मजदूर सारी बरादरियां हैं, सभी वर्ग शामिल हैं, व्यापारी भी हैं, महिला शक्ति है, युवा शक्ति है। 36 बरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो जनता का आशीर्वाद है तभी तो बने, किसानों का आशीर्वाद है तभी तो बने, मजदूरों का आशीर्वाद है तभी तो बने। और एक कांग्रेस का एमएलए सिरसा से उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी का जब सिरसा दौरा था, वो खुद हेलीपैड पर गए उनको रिसीव करने, और उन्होंने वहां कहा कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, उन्होंने सौगंध खाई वहां पे कि आज तक इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री ना तो आया और ना हुए। हमने नहीं देखा इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री। इससे बढ़िया जो विपक्ष का एमएलए तारीफ करता हो
और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार आई है। दूसरी बार आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और गुरनाम सिंह चटूनी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, वो किसान नेता है और उन्होंने लीडरशिप दिया था किसान आंदोलन में। उन्होंने खुद कहा जब उनकी बिगड़ गई, जब उन्होंने इनके भेद खोले, वो टिकट विकेट चाह रहे होंगे, जो भी इनसे उनका एग्रीमेंट होगा वो समझो तब कांग्रेस पार्टी खरी नहीं खरी उतरी तो उन्होंने इनका भेद खोल दिया कि भाई हमने तो कांग्रेस के पक्ष में क्या नाम है वो कांग्रेस के पक्ष में वो क्या नाम है माहौल बनाने की पूरी कोशिश करी, माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया, लेकिन हुड्डा साहब उसका फायदा नहीं उठा पाई। ठीक है सर, जो है ठीक है। फाइनल कमेंट ले लेता हूं, समय कम है। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट में क्या कहना चाहेंगे आप जो है, और आज की जो मसला है मूल रूप से जो है मुद्दा है उसको लेकर फाइनल कमेंट क्या है वीरेंद्र जी आपकी? देखिए गौरव जी, रामराज जी शर्मा कह रहे हैं कि जनता जनार्दन बताती है कि कौन सी सरकार सही रही है, लोगों ने चुन के भेजा है। तो मैं रामराज जी को बता दूं कि इनकी सरकार में 5 साल में इनके प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ा, इनके मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा और 10 मंत्रियों में से 9 मंत्रियों का हार जाना। और एक भाई साहब तो ऐसे थे कि 11 मंत्रालय जिसके पास थे वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो अगर हारने का जनता का क्राइटेरिया तो इनके जो कृषि मंत्री थे वो हारे, अगर किसानों की बात करें तो ये कहां से सरकार कौन चलाता है? सरकार गौरव जी चलाते हैं, चुने हुए विधायक और जो मंत्री बनते हैं वो सरकार चलाते हैं, वो सिस्टम चलाते हैं। अगर 10 में से 9 हार जाएंगे तो सरकार में विफलता देखो कितनी बड़ी थी। तो जनता ने इनको मैंडेट किस तरह का दिया, इनको हरा करके भेजा है, उसके बाद भी ये कहें कि हम जीत करके आए, तो मैं तो नहीं मानता हूं इसको। ठीक है विकास जी आपकी फाइनल कमेंट क्या रहेगी? कब तक के लिए, जिस तरीके से 7 दिन का अभी प्रशासन ने समय मांगा है और ऐसे में जो है कहां देख रहे हैं आप आंदोलन को, या फिर सरकार के साथ में सुलह की उम्मीद आपको कितनी दिखाई दे रही है? आप किस विकास जी, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है ज्यादा आगे बढ़ने की, और आवाज भी मेरा थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल इशू है, विकास जी तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामराजी शर्मा जी आपका भी, और योगेश सिहाग, विकास सीसर जो है और वीरेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार बने हुए हैं, जिस तरीके से जो है किसान दिल्ली की तरफ कूच के लिए बार बार यहाँ पर सड़क पर देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजह है, क्या मायने किसानों के सड़क पर उतरने की, कौन सी जो मांगे हैं और किस तरीके से जो है सरकार के बीच में सुलह यहां पर देखने को मिलेगी? तय वक्त के भीतर जो है सरकार से बातचीत क्या हो पाएगी और किन मुद्दों पर जो है सहमति बन पाएगी, ये देखने वाली बातों की। मसला में इतना ही, नमस्कार।